Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020 जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी important current affairs हैं from June 2019 to April 2020. This is our lecture number 10. All other lectures are there on our channel. उनको जरूर देखिएगा. अभी तक हमने जून के जितने भी important current affairs थे वो सारे डिस्कशन में ले लिए हैं. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई के करंट अफेयर्स. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अब अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए तो याद रखना कि आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड स्टडी आईएएस और इसको यूज कर कर आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट. और अगर इंसान को फायदा मिले तो उसको वो काम जरूर कर लेना चाहिए. ओके, तो याद रखना कि आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड स्टडी आईएएस. इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वारी आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल इन सब के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वी आर हेयर ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू. स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज जापानीज एन्सेफेलाइटिस. 2019 में ये बीमारी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी, तो हमें पता होना चाहिए कि ये बीमारी किसके थ्रू कॉज होती है, इसमें होता क्या है. तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस. वायरस के थ्रू ये कॉज होती है एंड इट इन्फेक्ट्स और अफेक्ट्स द मेम्ब्रेन्स अराउंड द ब्रेन. ब्रेन के जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको ये अफेक्ट करती हैं. इसीलिए ही लोगों के अंदर फीवर और ट्रेमर्स ये सब देखने को मिलते हैं. इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रेन के अंदर. एंड इट इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम इन इंडिया. एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कशन में लेंगे. ओके, अब देख लेते हैं पहले कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस कैसे ट्रांसमिट होता है. ये ट्रांसमिट होता है टू ह्यूमंस थ्रू दी बाइट ऑफ मॉस्किटोज ऑफ क्यूलेक्स स्पीशी. जितने भी मॉस्किटोज जो क्यूलेक्स स्पीशी से बिलोंग करते हैं, अगर वो बाइट कर लेते हैं किसी भी ह्यूमन को तो उसको जापानीज एन्सेफेलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, एंड दीज मॉस्किटोज ब्रीड मेनली इन राइस फील्ड्स या जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे. एक्वेटिक वेजिटेशन के अराउंड ये सब आपको मिल जाएंगे. माइग्रेटरी बर्ड्स अलॉन्ग विद पिग्स इन द कम्युनिटी also play an important role in the transmission of GE. Migratory birds and pigs, इनके थ्रू बहुत ज़्यादा ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस फैलता है. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना. ये आप देख सकते हैं, जापानीज एन्सेफेलाइटिस इज कॉज्ड बाय वायरस ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो बाइट जो कि क्यूलेक्स स्पीशी से बिलोंग करते हो. सबसे पहले पिग्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स के थ्रू ये इनमें जाता है, ठीक है, इन मॉस्किटोज में जाता है. और इसके बाद अगर ये ह्यूमंस को बाइट कर लेते हैं तो ये ह्यूमंस को हो सकता है. ऑल्सो देयर इज नो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस, तो ये चीज़ तो चलो थोड़ी अच्छी है. ऑल्सो कॉजेज ऑफ जापानीज एन्सेफेलाइटिस में आप कुछ कॉज वेदर, क्लाइमेट, फूड, स्पेस, ब्रीडिंग साइट्स इनका भी ले सकते हैं, क्योंकि इनका भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इनका भी. ठीक है, कि जैसा माहौल क्रिएट होगा वैसे ही सिचुएशंस आगे क्रिएट होती हैं. ओके, तो सबसे पहले इनके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं. इनके सिम्टम्स काफ़ी बार देखने को नहीं मिलते और काफ़ी बार थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. हाउएवर स्मॉल परसेंटेज ऑफ इन्फेक्टेड पीपल में देखा गया है कि उनको ब्रेन के अंदर सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है. ऑल्सो उनको हेडेक होने लग जाएगा, फीवर हो जाता है, डिसओरिएंटेशन, कॉमा, ट्रेमर्स, ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी फॉर्म हो सकती है. ऑल्सो कन्वल्शंस, ये सब देखने को मिल सकते हैं. देयर इज नो एंटीवायरल ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स विद GE. ये इसलिए भी थोड़ा खतरनाक है क्योंकि इनका कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है. आप सिर्फ वैक्सीन के थ्रू सोच सकते हैं कि ये ना हो, अदरवाइज इनका कोई मेडिसिन से इतना ज़्यादा इनका क्योरेबल ये नहीं है. ओके, अभी हमने बात करी थी एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में. 2019 में ही हमें देखने को मिला कि बिहार के ऑलमोस्ट 154 बच्चे, देवर माल न्यूट्रिशन बच्चे, उनकी डेथ हो गई इसकी वजह से, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम की वजह से. हुआ क्या, वो बहुत दिनों से भूखे थे और उन्होंने लीची खाना स्टार्ट कर दिया. ओके, और अगर आप लीची खाली पेट खाते हो तो कुछ रिसर्चेस ने बताया है कि आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज होती हैं जिसके थ्रू आपका बॉडी ग्लूकोज को लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है. ओके, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. इसको हम टेक्निकली बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया. तो उन बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हाइपोग्लाइसीमिया वाली. ओके, और इसके थ्रू उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, उनको सर में दर्द होने लगा, फीवर होने लगा एंड उनकी डेथ हो गई. तो
तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। आप थोड़ा सा याद रखना कि हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है, इसमें ब्लड शुगर लेवल के साथ क्या होता है और कहाँ पर ये हुआ था। ऑल्सो अभी तक ये भी यही बताया जा रहा है कि एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम ही था वो जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हुई। ओके, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखना। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, सेफ एंड इफेक्टिव जीई वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट द डिजीज। वैक्सीन्स इसके लिए अवेलेबल हैं, पर हमने अभी बात कर ली है कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं देखने को मिलती हैं। ऑल्सो जीई वैक्सीनेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें ये वैक्सीन्स इंक्लूडेड हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनहेरिटेंस टैक्स। 2019 में बात की गई कि इनहेरिटेंस टैक्स को वापस से इंडिया में ले आया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सर्वेज आए जिन्होंने बताया कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। ओके, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है। बिफोर दैट हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स की हिस्ट्री क्या थी। इंडिया हैड इट, जिसको हम एस्टेट ड्यूटी भी कहते हैं। हमारे पास 1953 में ये आया था एंड बट इट वाज अबॉलिश्ड इन 1985। ओके, 1985 में हमने इसको अबॉलिश कर दिया गया था। अब इनहेरिटेंस होता क्या है, थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक पर्सन है राम, एंड राम को मिलती है अपने फादर की प्रॉपर्टी दैट इज वर्थ ₹100 करोड़। ओके, 100 करोड़ की राम को प्रॉपर्टी मिल गई। अभी तक इस पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है क्योंकि ये राम की प्रॉपर्टी है। कुछ दिनों बाद राम सोचते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी को हम बेच देते हैं। ओके, एंड ये कितने में सेल हो रही है? ये सेल हो रही है 200 करोड़ में। ओके, तो राम इसको 200 करोड़ में सेल कर रहा है। राम को प्रॉफिट मिलेगा 100 करोड़ का। ओके, जो कैपिटल गेन है वो 100 करोड़ का मिलने वाला है। एंड अगर हम टोटल देखें कि कितना मिलेगा, टैक्स और ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें काट के, उनको एक्सक्लूड करके, सपोज 50 करोड़ मिल रहा है राम को। ओके, तो इस 50 करोड़ पर, इस कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगेगा उसको हम कहेंगे इनहेरिटेंस टैक्स। ओके, और ये इसलिए लाने की बात करी जा रही है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। ऑक्सफैम ने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें बताया कि 58% ऑफ इंडियाज टोटल वेल्थ is concentrated within 1% of its population. Almost 1% of the population के पास 58% of India's का wealth है। ठीक है, तो ये एक दिखाता है कि हमारे देश में कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है। हमने कुछ दिनों पहले लॉरेंस कर्व की बात करी थी। ठीक है, उस कर्व के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे देश में कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है, एंड गिनी कोफिशिएंट हम देख सकते हैं कि वो हमें असलियत बता देगा। तो अब ये इनहेरिटेंस टैक्स अगर हम ले आएंगे तो क्या होगा? पहले तो ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव मतलब कि ये जितने भी वेल्दी लोग हैं उन पर अप्लाई होगा। तो ये जो टैक्स का पैसा होगा इसको लेकर गवर्नमेंट बाद में क्या कर सकती है? इसको लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकती है, डिफरेंट स्कीम्स में ला सकती है जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ हो। ठीक है, तो इसलिए ये पहले तो एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। फिर इससे गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है वो बढ़ सकेगा। स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को फायदा होगा इससे। ऑल्सो जो फिस्कल बर्डन है उसको भी हम देख पाएंगे इस पैसे के थ्रू। तो इसके प्रॉस तो बहुत सारे हैं, वेराज कॉन्स भी इसके हमें देखने को मिल सकते हैं। पहले तो ऐसा कुछ सिस्टम लेकर आना इंडिया जैसे देश में थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है अगर हम ऐसा कुछ टैक्स लाना चाहेंगे। ओके, क्योंकि हर चीज पे देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसकी प्रॉपर्टी है, हमें हर चीज ट्रेस करनी पड़ेगी। सो इट इज डिफिकल्ट टू इवेल्युएट सच टैक्स। ओके, ऑल्सो इट रिड्यूस द अवेलेबल कैपिटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इससे हमें देखने को मिल सकता है। जो वेल्दी लोग हैं उनके ऊपर एक इम्पैक्ट देखने को हमें मिल सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इनहेरिटेंस टैक्स के इधर उधर हमें कुछ डिबेट्स देखने को मिल सकती हैं कि इनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ओके, हिस्ट्री की हमने बात कर ली है कि 1953 में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था एस्टेट ड्यूटी एक्ट 1953 के तहत, बट फर्दर 1980s में इसको हमने अबॉलिश कर दिया था। अब ये जो टैक्स था इट वाज लेविड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल एज वेल एज मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कंप्यूटर, ज्वेलरी, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं, तो इन सब पे भी ये अप्लाई होता है। ऑल्सो जो ये जो पहले वाला लॉ था इसमें एक एंटी अवॉइडेंस मैकेनिज्म भी था कि अगर आप इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं गिफ्ट्स के थ्रू या कैसे भी, तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए भी एक पूरा मैकेनिज्म था। बट
ये जो टैक्स है, चाहे इसके जितने भी नोबल ऑब्जेक्टिव्स हों, इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल था, ओके, बिकॉज इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चाहिए इसके लिए, ओके। ऑल्सो डबल टैक्सेशन की बात हो रही थी कि एक पर्टिकुलर एसेट पर पहले तो एस्टेट ड्यूटी लग रही है, इनहेरिटेंस टैक्स लग रहा है और साथ साथ वेल्थ टैक्स भी लग रहा है, ठीक है, विच वॉज लेटर अबॉलिश्ड, बट एक डबल टैक्सेशन हमें देखने को मिल रहा था। ऑल्सो एक डिबेट आ रही थी अबाउट होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो ये कुछ डिबेट्स थी जो इनहेरिटेंस टैक्स के आजू बाजू चलती रही। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है और क्यों इंडिया इसको लाने की बात कर रही थी। मेंस में भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Moving on to our next topic, that is Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland, RIIN। जैसे आसाम में NRC आया, वैसे ही नागालैंड ने बात करी कि वो अपने लिए लेकर आएंगे RIIN, जहां पर प्रिपेयर की जाएगी एक मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल द इंडिजीनियस पीपल, जितने भी लोग जो नागालैंड से बिलोंग करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, जिससे एक चेक रखा जाए टू द अश्योरेंस ऑफ फेक इंडिजीनियस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट्स। किसी भी इंसान को जो कि नागालैंड से बिलोंग नहीं करता, उसको एक इंडिजीनियस सर्टिफिकेट ना मिल जाए, इसके ऊपर एक चेक रखी जाएगी इस मास्टर लिस्ट के द्वारा। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं थोड़ा सा नागालैंड के बारे में। अगर आप हमारी नॉर्थ ईस्ट को देखोगे तो जो नागालैंड है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड दिस साइड दैट इज वेस्टर्न साइड आपको मिल जाएगा असम। असम से इनका बॉर्डर शेयर होता है, एंड सदर्न साइड देयर इज मणिपुर। ईस्टर्न साइड ये शेयर करते हैं अपनी बाउंड्री म्यांमार से, ओके। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। ऑल्सो नागालैंड की जो कैपिटल है दैट इज कोहिमा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आप याद रखना, ओके। तो ये है थोड़ा सा नागालैंड का ज्योग्राफी, ओके। अभी क्या बात करी जा रही है? अभी बात करी जा रही है कि एक मास्टर लिस्ट फॉर्म हो सके। अगर हम ध्यान से देखें नागालैंड को, 1990s में बांग्लादेश से जो जितने सारे जो लोग थे वो बहुत सारे नागालैंड में आए, तो यहाँ पर जो लोग का जो आना हुआ दैट वाज वेरी मच, बहुत ज्यादा तादाद में लोग आए। वेरेज अगर हम 2001 एंड 2011 की बात करें तो यहाँ पर लोगों के आने की ग्रोथ वाज इन माइनस, ओके। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ के जो इनहेबिटेंट लोग हैं उन्होंने बाहर के लोगों को आने नहीं दिया, उन्होंने कोशिश करी कि वो अपने में ही रहें, ठीक है, बाहर के लोग नहीं आए। दे वांट कि इंडिजीनियस लोग ही नागालैंड में रहे। तो ये इसका एक डिबेट है। ये लोग चाह रहे हैं कि फेक इंडिजीनियस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट ना आए। यहाँ पर बात करी जा रही है कि एक लिस्ट बनाई जाएगी, इस लिस्ट में लोगों का ओरिजिनल रेजिडेंस पूछा जाएगा, उनका करंट रेजिडेंस पूछा जाएगा, करंटली वो कहाँ रह रहे हैं, और उसको फिर आधार से लिंक करा जाएगा। आधार इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। एंड ईच पर्सन जो कि इसमें क्वालिफाई हो जाता है, दे विल गेट अ यूनिक आईडी। उनको एक यूनिक आईडी मिलेगी जिसके अंदर एक बारकोड होगा, ठीक है, इट विल बी अ बारकोडेड सर्टिफिकेट। तो ऐसे लाने की बात करी जा रही है। नो फ्रेश इंडिजीनियस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर द RIIN इज कंप्लीटेड। RIIN एक बार कंप्लीट हो गया, उसके बाद न्यू लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ये एक बात कर रहे थे। ऑल्सो RIIN विल ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड विद ऑनलाइन सिस्टम ऑफ इनर लाइन परमिट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट RIIN के बाद है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है। अगर आप इन 4 जगहों पर, प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर को रिसेंटली अभी एड ऑन किया गया है दिसंबर में, तो अगर आप इन जगहों पर जाना चाह रहे हैं ट्रेवल पर्पसेस के लिए, तो आपको एक परमिट की जरूरत रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज इनर लाइन परमिट। तो इस RIIN को बात करी जा रही है कि इसको इंटीग्रेट करा जाएगा इनर लाइन परमिट के साथ साथ। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने कहा कि जैसे दीमापुर एक जगह है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज नीरापुर इन नागालैंड, यहाँ पर इनर लाइन परमिट अलाउड नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे, यहाँ पर दीमापुर में आ जाते थे और उसके बाद वेरियस अदर जगह पर चले जाते थे नागालैंड के अंदर। तो अभी RIN के अंदर नागालैंड बात कर रहा है कि आप एक काम करो, इनर लाइन परमिट के अंदर दीमापुर को भी इंक्लूड करो, इन सब के ऊपर इनर लाइन परमिट अप्लाई होगा। ऑल्सो एक लिस्ट बनाई जाएगी जिससे हमें पता रहे कि ये सब इंडिजीनियस लोग हैं, इनके अलावा जितने भी लोग हैं वो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज अ वेरिएंट ऑफ NRC, एक NRC का वेरिएंट हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट RIIN। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। 2019 में बात करी गई कि इसको हम लेकर आएंगे हमारे देश में,
एंड इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे बाय जुलाई 2020। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या। सबसे पहले समझिए कि राशन कार्ड क्या है। राशन कार्ड एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट देती है उन लोगों को जिनको जरूरत है सब्सिडाइज्ड फूड की। ओके, इसके थ्रू गवर्नमेंट कोशिश करती है कि लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड मिले, विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ओके, और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के राशन कार्ड लोगों को प्रोवाइड होते हैं। इसमें क्या होगा, लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट में खाना मिल पाएगा। ओके, सो इट इज अ वेरी प्रोग्रेसिव स्कीम। अब वन नेशन वन राशन कार्ड के द्वारा होगा क्या, इससे ये होगा कि हमारे किसी भी स्टेट में जो राशन शॉप्स होंगी वहां से ये लोग राशन को खरीद पाएंगे। पहले क्या होता था, आपके पास राशन कार्ड है, आप एक पर्टिकुलर स्टेट में हैं, आप वहीं से ही खरीद सकते थे। अगर आप किसी और स्टेट में जा रहे हैं तो आपको नया राशन कार्ड बनवाना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब एक राशन कार्ड होगा, आप उसको ऑल ओवर कंट्री अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऑल ओवर कंट्री राशन मिल सकता है, दैट टू ऑन अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट विच इंक्लूड राइस सोल्ड एट ₹3 पर केजी, व्हीट एट ₹2 पर केजी। ठीक है, ऐसे आपको मिल जाएगा। बट एक इसमें चीज है, दैट योर राशन कार्ड मस्ट बी लिंक्ड टू आधार। आधार से लिंक्ड होना चाहिए, यानी बेसिकली गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर रहते हैं, आपकी ये आइडेंटिटी है। ठीक है, उसके बाद आप कहीं भी इसको यूज कर आपको वो सब्सिडाइज रेट में राशन मिल जाएगा। Let's move on to our next topic, that is STRIDE. University Grants Commission UGC ने अप्रूव किया स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपमेंट इकोनॉमी, STRIDE। ओके, ट्रांसडिसिप्लिनरी मतलब ऐसी रिसर्च जो कि एक से ज्यादा डिसिप्लिन्स को क्रॉस करे, जिसके अंदर कोई बाउंड्रीज ना हो, जो कि बहुत हाई लेवल रिसर्च हो। ठीक है, तो इसके बारे में यूजीसी बात कर रहा है, वो सपोर्ट करना चाहता है ऐसी टाइप की रिसर्च को। ठीक है, हर लेवल पर। The UGC has set up an advisory committee under its vice chairman भूषण पटवर्धन। ओके, भूषण पटवर्धन के वाइस चेयरमैनशिप के अंदर एक एडवाइजरी कमेटी लाई गई जो कि इस एंटायर स्कीम को देखेगी। इसमें कुछ कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट है, द स्कीम विल प्रोवाइड फॉर रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग इन डाइवर्स डिसिप्लिन्स। ओके, बाय मॉनिटरिंग, नर्चरिंग एंड सपोर्टिंग यंग टैलेंट्स। यंग टैलेंट्स को सपोर्ट किया जाएगा टू इनोवेट प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस फॉर लोकल, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल प्रॉब्लम्स। लोकल हो, रीजनल हो, नेशनल हो, ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो, इनसे रिलेटेड कुछ रिसर्च कैपेसिटी जो बढ़े, इसकी इसमें बात करी जा रही है। एंड ग्रांट अवेलेबल इज अप टू 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ ग्रांट इसमें अवेलेबल होगा। कंपोनेंट 2 है, इट विल मेनली फोकस ऑन इनहैंसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को थोड़ा सा इनहैंस किया जाए विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च to improve well-being of the people and contribute for India's developing economy. Basically, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से वर्क हो। ऑल्सो लोगों के पास अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज हों कि कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसको ठीक करा जाए, इसकी इसमें बात करी जा रही है। ग्रांट अप टू 50 lakh to 1 crore is available for the projects under this component. Component 3 will find high impact research projects in the identified thrust areas in humanities and human sciences। ठीक है, थ्रू नेशनल नेटवर्क ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट। ठीक है, इन सबके नेटवर्क के थ्रू कोशिश करी जाएगी कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस एक साथ अच्छी अच्छी रिसर्च में इन्वॉल्व हों। ऑल्सो 1 करोड़ फॉर 1 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा एंड अप टू 5 करोड़ फॉर मल्टी इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। अगर बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होंगी तो 5 करोड़ तक भी ग्रांट दिया जा सकता है। एक्सपेक्टेड बेनिफिट ये होंगे कि ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च कल्चर जो है वो बढ़ेगा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर। ओके, एंड टीम एफर्ट होगा, बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स का, साइंटिस्ट का, सब एक साथ वर्क करेंगे। कंसेप्शनल, थियोरेटिकल, मेथोडोलॉजिकल इनोवेशन, ये सब हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश के लिए वो सब हम एड्रेस कर सकते हैं इन सब के थ्रू। It will provide opportunity to build multi-sectoral linkages between university, government, community and industry. यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, इंडस्ट्री, इन सबको एक लिंक प्रोवाइड करेगी क्योंकि सब इनके बारे में सोचेंगे कि हम क्या नई इनोवेशन ला सकते हैं, क्या नई रिसर्च ला सकते हैं जिससे और भी ज्यादा इम्प्रोवाइज हो हमारी वर्किंग। इट विल गिव मेजर एम्पेटस टू हाई इम्पैक्ट रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज एंड ह्यूमन साइंसेज में ज्यादा रिसर्चेज आएंगी। थोड़ा सा हम यूजीसी के बारे में देख लेते हैं।
University Grants Commission came into existence on 28th of December 1953. एक statutory organization है. Act of Parliament 1956 के तहत इसको बनाया गया था to coordinate determination and maintenance of standard of teaching, examination and research in university education. Head office इसका न्यू दिल्ली में है. Moving on to our next topic, that is Tamil Yuman. Tamil Nadu has declared Tamil Yuman butterfly species as state butterfly. ये जो खूबसूरत सी बटरफ्लाई दिख रही है आपको, ये है तमिल यूमैन. ये बन गई है तमिलनाडु की स्टेट बटरफ्लाई. ओके, ऑरेंज कलर में होती है, डार्क ब्राउन आपको इसमें आउटर रिंग्स दिख जाएंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज तमिल मारावान, जिसका मतलब है वॉरियर. एंड इट मूव्स इन ग्रुप्स इन लार्ज नंबर but at few places and are found mainly in hilly areas. ज़्यादातर आपको hilly areas में देखने को मिल जाएंगी. Butterflies are significant for environment as they play a major role in pollination and food chain. Okay, pollination and food chain इनके लिए ये बहुत ज़्यादा important है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से एक पॉलिनेशन एजेंट का काम करती है. तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप यू एंजॉयड इट. अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है, जो कि मुझे पता है कि हो रहा होगा, तो आप जरूर लाइक करिएगा इस वीडियो को. आपके लाइक्स को देखकर हमें खुशी मिलती है, हमें लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छी डायरेक्शन में हैं. ऑल्सो यू कैन कमेंट कि आपको क्या लगता है कि हमें नई सीरीज लानी चाहिए, या फिर आपको कोई चीज ऐसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर हमें बता सकते हैं. ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, इसलिए जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को. दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.